स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, द मंथ ऑफ अप्रैल बड़ा प्यारा महीना है। गर्मियां शुरू हो रही हैं और एक खुशहाली भरा एक माहौल चारों तरफ होता है। कारण ये है कि कई महीनों की मेहनत के बाद गेहूं की फसल जब पक जाती है तो किसानों को अपनी कड़ी ठंड में की गई मेहनत का फाइनली रिजल्ट मिलता है। इसलिए हम बैसाखी के दिन को भी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। बैसाखी का दिन हर किसान के जिंदगी के लिए और हर भारतीय के जीवन में एक खुशियों की लहर लेके आता है। लेकिन आपने वो बात तो सुनी होगी कि कभी कभी रंग में भी भंग डल जाता है और ये 13th 14th अप्रैल, कभी कभी 13th को बैसाखी सेलिब्रेट कर ली जाती है, नानकशाही कैलेंडर्स और वो सारी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, एंड कभी कभी 14th अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं। बट बैसाखी का दिन किसी एक रीजन की वजह से बड़ा ही बदनाम दिन बन चुका है। इतिहास में एक काला पन्ना है जो बैसाखी के दिन को इनफेमस कर दिए है। जी हाँ, 1919 की बात कर रहे हैं, जब 13th अप्रैल को जलियांवाला बाग में रेजिनाल्ड डायर ने निहत्थे लोगों के ऊपर गोलियां चलाकर हत्याकांड वहां पे किया। लेकिन सवाल यहां पर बनता है कि जनरल डायर ने ये किया क्यों? क्या वो एक मानसिक रूप से अनस्टेबल व्यक्ति था, या क्या वो किसी चीज का बदला लेना चाहता था, या क्या वो भारतीयों को समझता था कि हम लोग जीने के ही लायक नहीं हैं, हमें जानवर की तरह ट्रीट करना चाहिए? क्या कारण था? इस चीज को दोस्तों आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिकोड करेंगे बाय अंडरस्टैंडिंग द क्रोनोलॉजी ऑफ दोज पर्टिकुलर इवेंट्स जो साल 1919 में हुई। और इस वीडियो के अंत तक आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा कि जनरल डायर ने जो जलियांवाला बाग में किया वो आखिर किया क्यों, क्या जरूरत थी ये सब करने की। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एंड आई एम वेरी श्योर कि आज आप कुछ नई चीज सीख के जरूर जाएंगे। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फटाफट ये बता दूं कि अगर अभी तक आप मेरे साथ नहीं कनेक्ट हो रखे तो आप टेलीग्राम पे चंदन लर्निंग चैनल को सर्च करके मेरे साथ वहां पे कनेक्ट हो जाइए, जहां पे मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट आपकी यूपीएससी और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए शेयर करता रहता हूं। इंस्टाग्राम पे आई एम देयर और मेरे हैंडल का नाम है hello.chandan-sharma। तो यहां पर भी आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और टाइम टू टाइम आपकी कुछ क्वेरीज को भी मैं एड्रेस करता रहता हूं। तो दोस्तों, 13th अप्रैल 1919 की अगर हमें इसके पीछे के कारणों को समझना है तो कारण समझने से पहले इसके पीछे जो कल्प्रिट्स हैं वो जनरल डायर के बारे में तो हमें पता है, जिसने फायरिंग ऑर्डर्स दिए जलियांवाला बाग में। ठीक है, सो वी ऑल नो दैट जनरल डायर ने क्या किया। लेकिन इन्हीं के साथ साथ पंजाब के उस समय के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ ड्वायर ये भी इक्वल कल्प्रिट हैं। अभी वीडियो में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ लग जाएगा कि आखिर इन्होंने क्या किया। अब जलियांवाला बाग से पहले 1919 मार्च में राउलेट एक्ट को पास किया गया था। इस सिडनी राउलेट ने इसको सजेस्ट किया था और भारत में यह कानून लागू हो गया था। इस कानून के अंडर किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता था। उसके ऊपर बिना ट्रायल के उसको जेल में भेजा जा सकता था, और ट्रायल अगर होता भी है उस समय हम जूरी सिस्टम फॉलो करते थे, जैसा आपने मूवी रुस्तम में देखा होगा। तो जूरी नहीं भी है, अंग्रेज जज खुद कह सकता है कि कर दो कन्विक्ट, और अगर कन्विक्ट कर गए तो कोई अपील नहीं थी। तो इस बहुत ही बदनाम एक्ट को यह भी कहा जाता था कि ये एक्ट जो है इसमें है नो दलील, नो वकील, नो अपील। जज या जो एक प्रोटेक्शन देनी चाहिए एक वकील की, वो भी यहां पे एक्यूज्ड पर्सन के पास नहीं है। तो बड़ा बदनाम एक्ट है। और इस एक्ट को जब पास किया गया तो बेसिकली जो रॉयल असेंट मिलता है, आज भी आप सब जानते हैं कि इंडिया में जब कोई बिल पार्लियामेंट पास करती है तो प्रेसिडेंट का असेंट जरूरी है। तो राउलेट बिल बना था। इस बिल को बनाने में सिडनी राउलेट का बहुत बड़ा योगदान था। और इस बिल को जब किंग जॉर्ज V ने अपना रॉयल असेंट दिया 18 मार्च को, तो ये एक्ट लागू हो गया। इस एक्ट के लागू होते ही, क्योंकि इसने हमारी सिविल लिबर्टीज के ऊपर बहुत बुरी तरीके से अटैक किया था, तो नेशन वाइड एक तनाव का माहौल बन गया। इस एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को कॉल दी कि हम पूरे देश में सत्याग्रह करेंगे, हड़ताल करेंगे नॉन वायलेंट तरीकों के साथ। लेकिन लोग अभी नॉन वायलेंट तरीके और सत्याग्रह की मेथड से इतने ज्यादा वाकिफ नहीं थे, और पुलिस ब्रिटिश ये लोगों को उकसाना चाहती थी कि इनको बस एक मौका मिले और ये ब्रिटिश रिटेलिएट करे, गोली चला के, लाठियां चला के, और इनको लोगों को सप्रेस करने का एक बहाना मिल जाए। यही हुआ। 9 अप्रैल में पंजाब के अमृतसर में सिचुएशन बहुत ज्यादा बेकाबू सी हो गई। वहां पे लोगों के लीडर्स डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, इनको अरेस्ट करके एक अनजान जगह पे पहुंचा दिया गया।
जब इनके सपोर्टर्स ब्रिटिश को कन्फ्रंट करने के लिए आए तो उनके ऊपर लाठीचार्ज हो गई। लोग एक्साइट हो गए, उनको एक तरीके से प्रवोक हो गए। जब प्रवोक हुए तो ब्रिटिश पुलिस ने गोली भी चलाई, 10 लोगों की उसमें हत्या भी हुई, मारे गए। इसके बाद, इस इंसिडेंट के बाद भीड़ एक तरीके से बेकाबू हो गई और ब्रिटिश के जो भी सिंबल्स थे, बिल्डिंग, चौराहे, ऑफिसेज या ब्रिटिश की खुद की पुलिस, इसके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। अब इसी बीच होती है एक दुर्घटना जिसका लिंक बन रखा है जलियांवाला बाग मैसेकर से। जी हाँ, 9 अप्रैल को इस बेकाबू भीड़ ने क्या किया कि अमृतसर में मौजूद एक जगह है कुरला वाली गली, इसको कूचा कुरीचिया के नाम से भी जाना जाता है। तो वहां पर एक ब्रिटिश लेडी, ब्रिटिश कैथोलिक मिशनरी, जो कि एक नर्स भी थी, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो एक स्कूल में पढ़ाती भी थी, और कुछ बच्चियां उस रीजन में फंस गई थी जहां पर ये मॉब बहुत एक्टिव था। उनको बचाने के लिए मार्सेला शेरवुड अपने बाइसिकल पर सवार वहां से गुजर रही थी जब मॉब ने इनको देख लिया। और भीड़ तंत्र या भीड़ में यही प्रॉब्लम आती है कि सुध बुध गवा देते हैं लोग। मार्सेला को साइकिल से फेंक दिया गया, इनके ऊपर अटैक किया, शी वॉज मोलेस्टेड इवन, स्ट्रिप्ड ऑफ हर क्लोथ्स, और इनके सिर पर रिपीटेडली अटैक्स करती गई भीड़, जब तक कि उनको ये नहीं लगा कि ये बेसिकली मर चुकी हैं। इन्होंने मदद मांगने के लिए कई दरवाजों पर भी खटखटाया, लेकिन भीड़ के, उस बेकाबू भीड़ के डर से उनको मदद नहीं मिली। कॉन्सिक्वेंटली जब भीड़ वहां से थोड़ा दूर चली गई और उनको लग रहा था कि मार्सेला इज डेड, वहां पे कुछ इंडियंस आए, शी वॉज अलाइव, उनको रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करके उनको पहुंचाया गया गोविंदगढ़ फोर्ट में। अमृतसर के पास ही एक जगह है जहां पे यूरोपियंस को रखा जाता था, एक फोर्टिफिकेशन थी जिसमें यूरोपियंस रहते थे। वहां पर एक इंडियन डॉक्टर ने ही इनकी ट्रीटमेंट करके इनकी जान भी बचाई। लेकिन ब्रिटिश ने इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को बहुत बढ़ा चढ़ाकर अखबारों में प्रेजेंट किया। ये नहीं बताया कि ब्रिटिश पुलिस ने डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के साथ क्या किया। ये नहीं बताया कि राउलेट एक्ट में किसी भी तरह की सिविल लिबर्टी नहीं है। ये भी नहीं बताया कि ये ब्रिटिश थे जिन्होंने लोगों के ऊपर लाठीचार्ज और गोलियां पहले चलाई। लेकिन मार्सेला शेरवुड के इंसिडेंट, जो कि बहुत गलत था, इसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन थोड़ा सा ब्लो किया। ब्रिटिश सेंटिमेंट इंडिया के अगेंस्ट बन गया और ब्रिटिश ओपिनियन भी बन रहा था दैट इंडियंस दे नीड टू बी टॉट अ लेसन। इसी बीच डिसाइड होता है 11 अप्रैल 1919 में कि ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को अमृतसर पोस्ट किया जाए। आते ही जो कुरला वाली गली थी, जनरल डायर को भी इस इंसिडेंट को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा था और कुरला वाली गली में इन्होंने ऑर्डर्स दिए कि ये एक धार्मिक स्थल है। इंडियंस की हिम्मत कैसे हुई कि एक वाइट लेडी के ऊपर इन्होंने असॉल्ट किया, या 200 यार्ड की इस गली से भारतीय जब भी निकलेंगे अपने घुटनों के बल निकलेंगे, रेंगते हुए निकलेंगे। उनके घुटने, उनकी कोनियां और उनका पेट जमीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सो द क्रॉलिंग ऑर्डर्स वर गिवन इन दिस स्ट्रीट, और ये स्ट्रीट क्रॉलिंग लेन के नाम से आज भी मशहूर है। बर्बरता हुई थी, लेकिन बर्बरता का जवाब अगर बर्बरता से दिया जाए, इसमें जस्टिस नहीं है। इतना ही नहीं, यहां पे मार्शल लॉ इंपोज कर दिया गया और डायर और माइकल ड्वायर, जो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इनको अभी भी शांति नहीं मिल रही थी और लोग जो भी ब्रिटिश उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, अब इसके खिलाफ पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करना चाहते थे। प्रोटेस्ट करने के लिए क्या हुआ, बैसाखी का दिन आया। बैसाखी के दिन को जलियांवाला बाग को इसलिए चूज किया गया क्योंकि बेसिकली इस दिन पर आसपास के गांव के लोग भी उस मैदान में इकट्ठा होते थे क्योंकि वहां मेला लगता था। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि अमृतसर में डायर ने धारा 144 लगा रखी है और लोग बिना इस नॉलेज के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हो गए। उन्हें नहीं पता था कि किस बर्बर तरीके से ब्रिटिश पुलिस भारतीयों के साथ वहां पे ट्रीटमेंट कर रही है। मार्सेला शेरवुड का इंसिडेंट भी उन्हें नहीं पता था। तो जब लोग वहां पे एकत्रित हुए और इसकी इंफॉर्मेशन डायर को मिली, तो मार्सेला शेरवुड इंसिडेंट का प्रॉपर बदला लेने के लिए इसने जलियांवाला बाग को घेर लिया। सिर्फ एक ही एग्जिट पॉइंट था। ये बेसिकली वॉल्ड सिटी के अंदर, अमृतसर के वॉल्ड सिटी में मौजूद एक पार्क है, एक मैदान है जिसका एक ही एग्जिट पॉइंट है। डायर की तो प्लानिंग थी कि टैंक घुसा देंगे, एक आर्मर्ड गन व्हीकल वहां पे घुसा देंगे, लेकिन इतनी पतली गली थी कि वो व्हीकल नहीं चल पाया। इन्फेंट्री वहां पे आई और बिना वार्निंग के लोगों को एक मौका देना चाहिए था कि 144 लगा हुआ है, अगर आपको नहीं पता काइंडली निकल जाइए वहां से। बिना वार्निंग के अंधाधुंध गोलियां चला दी गई जिसमें बच्चे, बुजुर्ग,
महिला और हमारा यूथ बेरहमी से उनका कत्ल हो गया। What happened with Marcella Sherwood was wrong, but what happened at Jallianwala Bagh was even more wrong. और दो wrongs एक सही नहीं बना सकते। Two wrongs cannot make a right. एंड शायद गांधी जी ने ये सही कहा है कि an eye for an eye will turn the whole world blind। अब यहां पर सबके मन में सवाल ये आएगा कि ऐसी बर्बरता में क्या जनरल डायर के साथ कुछ किया गया? क्या इनके साथ न्याय किया गया? क्या इनको ये माना गया कि ये इस चीज के दोषी हैं? किसने बदला लिया? तो इसमें भी दोस्तों एक ट्विस्ट है। बहुत से लोगों को लगता है कि उधम सिंह ने जनरल डायर की असैसिनेशन की, लेकिन ऐसा नहीं है। उधम सिंह डिड नॉट किल जनरल डायर। इसके बारे में आपको बताऊं इससे पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा दोस्तों कि देखो, ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ऐसे हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। और यूपीएससी आईएएस की तैयारी करके, एक आईएएस ऑफिसर बन के आप देश की सेवा कर सकते हैं। हमारा आज़ाद भारत, हमारी शहीदों की कुर्बानियों के बाद हमें ये आज़ादी मिली है, और इस आज़ाद भारत में अगर आप हमारे देश की बहुत अच्छे से सेवा करना चाहते हैं तो सिविल सर्विसेज एक ऐसा करियर है जो आपको वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है जिससे यू कैन एक्चुअली मेक अ डिफरेंस इन द सोसाइटी। सो कड़ी मेहनत इसके लिए ज़रूरी होती है, और कड़ी मेहनत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें स्ट्रैटेजी भी होती है। बहुत से लोग इस एग्ज़ाम को ये समझ नहीं पाते कि बेसिकली ये 3 स्टेजेस में एग्ज़ाम बटा हुआ है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। बहुत सी कोचिंग्स सिर्फ फाउंडेशन कोर्स प्रोवाइड करती हैं विदाउट रियलाइजिंग कि प्री से पहले बच्चे को, एस्पिरेंट्स को एक स्पेशल अटेंशन की जरूरत है फॉर द प्रीलिम्स एग्जाम। मेंस से पहले मेंस की अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, और इंटरव्यू में भी आपको अपनी पर्सनालिटी पे काम करना पड़ता है। इस चीज को टीम स्टडी आईक्यू ने समझते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड कोर्स को लॉन्च किया है, दैट इज नोन एज प्रीलिम्स टू इंटरव्यू इनिशिएटिव। इसमें एक बार एनरोल करने पर आपको मिलेगा फाउंडेशन बैच विद मेंटोरशिप, लाइव क्लासेस, फिजिकल बुक्स जो आपके घर तक पहुंचेंगी, एंड अलॉन्ग विद दैट जब प्री आने वाला होगा तो कोई अलग से क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज नहीं लेनी पड़ेगी, आपको इसी कोर्स में वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब प्री क्लियर हो जाएगा तो दिल्ली एनसीआर में हमारे मौजूद हॉस्टल फैसिलिटी में भी आपको रहने का मौका मिलेगा, जिससे एक्स्ट्रा टेंशन मिलेगी। मेंस का क्रैश कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। जिनका प्री नहीं भी हुआ उनको ऑनलाइन मीडियम से वो सब कुछ मिलेगा। उनके आंसर्स इवैल्यूएट होकर उनको मेल के थ्रू रिप्लाई रिवर्ट बैक कर दिया जाएगा। मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम वालों को इन पर्सन बिल्कुल सामने बैठकर उनके आंसर चेक होके उनको फीडबैक दे दिया जाएगा। और इंटरव्यू की स्टेज में भी आपकी पूरी तैयारी करवाई जाएगी, जिससे आप एक पॉलिश्ड पर्सनालिटी की तरह सामने आए। तो दिस इज अ वेरी गुड कोर्स और बहुत ही वैल्यू एडिशन वाला कोर्स है। इसमें अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। इसका 3rd बैच 22 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है। अभी थोड़ा समय है तो जल्दी इसमें एनरोल कर लीजिए। और अगर आईएएस बनना है, देश की सेवा करनी है, वो जो कुर्बानियां हमारे शहीदों ने दी है उसकी सही वैल्यू आप जैसे लोग ही डाल सकते हैं। बाय टेकिंग द कंट्री टू अ प्लेस वेयर इट शुड बी, यू कैन मेक इंडिया ऑफ योर ड्रीम्स। तो 22 अप्रैल से इसकी क्लासेस स्टार्ट हैं। सुबह 8 बजे की क्लासेस रहेंगी। तैयारी में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन हम आपकी हेल्प करेंगे कि किस तरीके से वो मेहनत सही डायरेक्शन में जाके आपके लिए रिजल्ट लेके आए। नाउ लेट अस सी कि डायर के साथ क्या हुआ, जनरल डायर का आखिर हुआ क्या। तो सबसे पहले तो एक डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमीशन बनाया गया अक्टूबर 1919 में। इस कमीशन को जो चेयर कर रहे थे वो थे लॉर्ड विलियम हंटर, और इसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी शामिल थे, जैसे कि चमनलाल हीरालाल, पंडित जगत नारायण और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। इस कमीशन ने यूनानिमसली एक स्वर में यह बोला कि जनरल डायर ने जो किया वो गलत था। ब्रिटिश की पार्लियामेंट में उनके लोअर हाउस, जैसे हमारा लोकसभा है उनका है हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पे उस समय पर विंस्टन चर्चिल एक मेंबर थे पार्लियामेंट के। विंस्टन चर्चिल इंडिया को इतना पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जो जनरल डायर ने किया है इट इज अन ब्रिटिश, इट इज अन ब्रिटिश, और जनरल डायर एक दरिंदा है जो सर्विस में रहना डिजर्व नहीं करता। कॉन्सिक्वेंटली इनके ऊपर एक कोर्ट मार्शल बिठाया गया और इनको सर्विस से डिसमिस किया गया, लेकिन इनके ऊपर कोई पेनल एक्शन नहीं लिया गया। ही मर्डर्ड सेवरल पीपल बट नो पेनल एक्शन वाज टेकन अगेंस्ट हिम। मार्सेला शेरवुड के साथ भीड़ ने जो किया उसका तो कर दिया आपने जो करना था, बिना सोचे समझे कि कौन दोषी है या नहीं है, लेकिन जनरल डायर के ऊपर कोई पेनल एक्शन नहीं लिया गया, सिर्फ डिसमिस किया गया और अपनी पेंशन भी लेते रहे वो। इतना ही नहीं, मॉर्निंग पोस्ट नाम का एक अखबार था, उसने 26,000 पाउंड जनरल डायर के सपोर्ट में गेन किए कि सर्विस से निकाल दिया है, गुजारा हो जाए, ये लो चंदा। सिर्फ इतना ही नहीं, जनरल डायर अल्टीमेटली कई जगहों पर हीरो भी माने गए ब्रिटिश पब्लिक में, क्योंकि शायद उनको पता नहीं था कि एक्चुअली 2 wrongs
कैन नॉट मेक अ राइट। तो फिर बदला कैसे लिया गया? बदला लिया उधम सिंह ने। उधम सिंह वांटेड टू डू जस्टिस और उन्होंने चीजें ली अपने हाथ में। 13 मार्च 1940 को उन्होंने माइकल ओ डवायर की असैसिनेशन की, नॉट जनरल डायर। ही असैसिनेटेड माइकल ओ डवायर। ये वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है पंजाब के जिन्होंने मार्शल लॉ इंपोज किया था 15 अप्रैल को। और उस समय पर एक रीजन जिससे कि कोर्ट मार्शल भी जनरल डायर का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, वो ये रीजन था कि माइकल डवायर ने जो मार्शल लॉ इंपोज किया था उसको बैकडेट में इंपोज कर दिया, जिससे कि जनरल डायर के एक्शंस को प्रोटेक्शन मिल गई। इसको व्हाइट वॉशिंग भी कहा जाता है। तो इस वजह से जनरल डायर का कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। सो उधम सिंह ही असैसिनेटेड माइकल ओ डवायर ऑन 13 मार्च 1940 और उनके ऊपर मुकदमा चला उधम सिंह पर। एंड अल्टीमेटली 31 जुलाई 1940 में इनको फांसी की सजा दे दी गई और इनकी अस्थियां 1974 में आके इंडिया के पास आई वापस। इनको फांसी लंदन में दी गई थी। 1974 में हमें इनकी अस्थियां मिलती हैं और ये अस्थियां आज भी जलियांवाला बाग में प्रिजर्व्ड हैं, उन्हीं शहीदों के साथ जो इनके शायद बहुत करीबी दोस्त, बहुत करीबी रिश्तेदार भी रहे होंगे। अब यहां पे आप सबके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि जनरल डायर का अल्टीमेटली हुआ क्या? क्या कुछ पछतावा भी था इस दरिंदे को? तो दोस्तों इसका जवाब है कि जब ईश्वर की लाठी चलती है तो आवाज नहीं आती। जनरल डायर के साथ क्या हुआ कि अपने डेथ बेड तक पहुंचते पहुंचते इनकी बॉडी पैरालाइज हो गई थी, ज्यादा मूव नहीं कर पाते थे। और इनसे जब सवाल किया जाता था कि क्या आपको लगता है कि जो आपने जलियांवाला बाग में किया वो सही है या नहीं, तो इनका ये कहना था दैट सो मेनी पीपल हु न्यू द कंडीशन ऑफ अमृतसर से दैट आई डिड राइट। जिनको पता था कि अमृतसर की एक्चुअल कंडीशन क्या है, उनको लगता है कि मैं सही हूं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि मैं गलत हूं। मैं क्या चाहता हूं? आई ओनली वॉन्ट टू डाई। ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ मरना चाहता हूं। मरने के बाद मैं अपने खुदा से, अपने ईश्वर से, मुझे बनाने वाले से मैं पूछूंगा कि हे ईश्वर, क्या मैं सही था क्या नहीं। ये अपने डेथ बेड पर इन्होंने बोला और यहां से ये पता लगता है कि कहीं ना कहीं पछतावा तो शायद था, लेकिन अगर ब्रिटिश कुछ जस्टिस कर देते तो शायद उनकी इमेज थोड़ी सी अच्छी होती। बट ये दिन बदनाम रहेगा इतिहास में हमेशा। राइट। खैर दोस्तों, बीइंग इंडियंस, आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। उम्मीद करता हूँ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपने कुछ सीखा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मुझे फॉलो करते रहिए। टीम स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बहुत जल्द आपसे ऐसे ही एक अगले इंटरेस्टिंग सेशन में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।